So, hello and Jai Hind everyone. Today we have a very special guest with us. And hello Ishan, how are you? I'm fine, sir. How about you? आई एम ऑल्सो गुड यार. तो बेसिकली ईशान के बारे में जो जर्नी है एंड हु ही इज़, वो उसके मुंह से ही हम जानने वाले हैं. तो ही इज़ अ जूनियर ऑफ माइन इन द एकेडमी, और उसके बारे में जानेंगे कि क्या उसकी जर्नी रही है, क्या क्या एकेडमी में उसने फेस किया है, कैसे वो रिकमेंड हुआ उसकी एसएसबी प्रिपरेशन, एंड व्हाट ऑल थिंग्स इज़ डूइंग नाउ इन लाइफ. आगे उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और एकेडमी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ एक कैडेट फेस करता है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले लेट्स टेक अ क्विक इंट्रो अबाउट ईशान. बेसिकली सभी लोग अपने बचपन से स्टार्ट करते हैं कि बचपन में आपने क्या किया, फिर क्या अचीव किया, और अब आप क्या कर रहे हैं. विल स्टार्ट इन अ अदर डायरेक्शन. विल स्टार्ट विद हिज करंट एंड प्रेजेंट सिचुएशन, वट ऑल ही इज़ डूइंग इन हिज लाइफ, और देन गोज इज पास्ट लाइफ की क्या क्या चीज़ें उन्होंने लाइफ में की हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी, एंड टिल हिज चाइल्डहुड. तो ईशान, यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रो. So, hello everyone. I'm ईशान नौटियाल एंड मैं आता हूँ देहरादून उत्तराखंड से. एंड अभी करेंटली मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था. मैंने अभी रिसेंटली जेई मेंस दिया था एंड जेई एडवांस दिया था, जिसमें आई हैव क्लियर्ड बोथ द एग्जामिनेशंस एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर आईआईटी और एनआईटी. And before doing this JEE Mains and JEE Advance, I was at CTW CME Pune, and I was an ex-officer cadet over there in the TES 54 course. And I was recommended from 20 SSB Bhopal for the TES 54 course. This was my third attempt in my SSB, and before two attempts were for NDA, और उनमें मैं conference out था. And I have before giving my SSB attempts, I was a regular JEE aspirant, and I was aspiring for joining the engineering colleges like IIT or NIT only. And later on, I got the opportunity for SSB, so I indulged myself into this activity. अगर मैं अपने मतलब प्रीवियस स्कूल लाइफ की बात करूँ तो टिल क्लास 10th आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट ओनली, एंड आफ्टर क्लास 10th आई स्टार्टेड स्टडिंग, एंड उसके बाद से ही थोड़ा बहुत ग्रेड्स वगैरह इम्प्रूव हुए, एंड इवेंचुअली थिंग्स हैपन लाइक एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगे, एंड एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि आई कैन डू समथिंग इन लाइफ. ओके ईशान, तो बेसिकली दैट वाज रियली गुड इंट्रो. Yes, और sir. भाई मैं सबको बता दूं, बेसिकली ईशान इज़ फ्रॉम सेम एंट्री, सेम CTW है ना. ठीक है, आई Yes. वॉज फ्रॉम TS 47 कोर्स एंड ही इज़ फ्रॉम TS 54, और ये मेरा जूनियर था. तो आई डोंट नो इफ़ ईशान हैज़ माइट हैव सीन मी इन द एकेडमी और नॉट. मुझे नहीं आइडिया नहीं है कि उसने मुझे देखा है नहीं देखा एकेडमी में. बट आई वी बोथ आर फ्रॉम द सेम एंट्री, और आई कैन सी एंड अज्यूम कि जो चीज़ें मैंने इनिशियली अपने डेज़ में फेस की होंगी, वो सारी चीज़ें ईशान ने भी अपने इनिशियल डेज़ में ड्यूरिंग 1 और 2 मंथ्स ऑफ हिज ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इसने भी फेस की होंगी. तो ईशान, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एकेडमी जर्नी है ना, जो जितना भी टाइम आपने एकेडमी में स्पेंड किया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें आपने फेस की स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डे, और जितना भी टाइम आपने निकाला उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मतलब समझ में आई कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, और क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या ख़राब है एकेडमीज़ की, और द मेन थिंग जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपने एकेडमी क्यों छोड़ी, वाई डिड यू टुक विड्रॉल फ्रॉम द एकेडमी, इसका रीज़न, और ये सारी चीज़ें बताओ. देन लेट्स थिंक, और लास्ट में विल डिस्कस कि एक कैडेट और एक कैंडिडेट जब एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. और एक ऐसा रियलिटी चेक आपको इस वीडियो में मिलने वाला है आने वाले पार्ट में कि एकेडमी जब कैडेट ज्वाइन करते हैं तो उनको एक फ्यूचर दिखता है आर्म फोर्सेस के अंदर कि हाँ, हम आर्मी में जाएंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलेंगी, बट वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. और ये उन पेरेंट्स के लिए भी है कि वो ये चीज़ भूल जाते हैं कंसिडर करना कि देयर वुड बी हार्ड टाइम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ इन दी आर्म फोर्सेस. तो क्या उन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, और किन किन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. तो ईशान, यू कैन स्टार्ट नाउ. सर सबसे पहले तो मतलब जिस समय मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, सो आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी. सभी फैमिली लोग जो परिवार में सभी लोग थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे.
and it was a great moment for us because I was the first person in my family who got recommended, and I was going to become the first person in my family as an officer in Indian Army. एंड इसीलिए मतलब ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खास थी. सो दैट्स वाई आई वॉज अर्लियर ऑल्सो एट NIT, सो आई टुक द स्टेप टू लीव द कॉलेज एंड ज्वाइन द अकेडमी. सो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अराउंड 21 दिसंबर 2025 को. एंड मतलब वो टाइम ऐसा था कि स्टार्टिंग के 7-8 दिन तक तो विंग में ज़्यादा कोई सीनियर रहते नहीं है, सिर्फ जो अपॉइंटमेंट्स थे वही थे. सो इट वॉज गिवन टू अस कि हम लोग वहाँ पे अडेप्ट कर पाएँ. एंड ऑनेस्टली दोज डेज वाज लाइक वेरी मच मोटिवेटिंग, एंड वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे क्योंकि वहाँ पर हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी. सो इनिशियली जब हम अकेडमी में ज्वाइन होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो ठीक है, कुछ नया करने को मिल रहा है, कुछ थ्रिलिंग करने को मिल रहा है. बट जैसे जैसे टर्म ब्रेक ख़त्म हुआ, तो जब बाकी टर्म्स अपने अपने टर्म ब्रेक से वापस लौटे, तब थोड़ा सा रियलिटी हिट होनी शुरू हुई. क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत जो जूनियर टर्म्स होते हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि हमसे ऊपर कई सीनियर्स बेसिकली ईशान जो इनिशियल अपना टाइम रहता है उसको जैसे हनीमून पीरियड बोलते हैं अपन, है ना. यस सर. तो जिन लोगों को नहीं पता, हनीमून पीरियड वो होता है जिसमें आपको कोई भी फक मारो, कोई भी गलतियां करो, वो सब माफ है आपके लिए. हफ्ता 2 हफ्ता टाइम पीरियड रखा जाता है. उसमें Yes, sir. पहले सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको. मतलब बड़ी से बड़ी गलती कर दोगे ना, उसके लिए भी आपको रगड़ा पनिशमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, प्यार से सारी चीज़ सिखाएंगी, वो ऐसे ट्रीट करते हैं. तो बेसिकली हनीमून पीरियड यही है. नई नवेली जो दुल्हन होती है, जो कैडेट होते हैं एकेडमी में आती है, तो उनको बिल्कुल प्यार से रखा जाता है अपने ससुराल में. तो उस तरीके की चीज़ है. पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और आप सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, आपका हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम कोई गलती करके दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई गलती करने पे या कोई फक मारने पे क्या हालत होने वाली है आपकी. यही सर, एग्जैक्टली. जिस समय मतलब सारे टर्म्स वापस आए थे तो तुरंत एक इंटीरियर इकोनॉमी कंपटीशन शुरू हो गया था, इंटर प्लाटून. सो हम लोगों को उसी में इंडल्ज कर दिया गया था कि यू हैव टू वर्क फॉर योर प्लाटून. अब अपनी प्लाटून को जितना अच्छा सजा सकते हो, यू कैन, मतलब अपनी प्लाटून को आप कितना अच्छा पॉइंट्स दिलवा सकते हो. सो उसी में हम लोगों को इंडल्ज कर दिया गया था कि यू हैव टू डू इट फॉर योर प्लाटून्स. एंड उसमें स्टार्टिंग में तो और बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल, जिन लोगों को इंटीरियर इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, तो आई वॉज प्लानिंग टू मेक ए सेपरेट वीडियो, पर मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ. तो इट्स लाइक अ कंपटीशन, ठीक है. तो आपने स्पोर्ट्स कंपटीशन देखे होंगे, फायरिंग और ये सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, जिसमें फिजिकली इंडल्ज होते हैं, क्रॉस कंट्री वगैरह. बट देर इज़ अ कॉम्पिटिशन जिसमें आपको सजावट करनी होती है, ठीक है. सजावट इन द सेंस आपका वे ऑफ डिसिप्लिन और आपका सैनिटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी जाती है. तो बेसिकली जो अलग अलग प्लेटून्स होती हैं, और OTA में सेम होता था, वैसे कंपनीज होती थी आपकी, उसमें आपको सेम मैनर में पूरी कंपनीज में जितने भी हर एक कैडेट के अलग अलग केबिन्स रहते हैं, उनको सेम मैनर में सजाना तो नहीं कहूँगा, बेसिकली एक फॉर्मेट में रेडी करना होता है. जैसे कैडेट रहता है, लाइक जो एक स्टैंडर्ड तरीका है कैडेट के रहने का, तो उस वे में अपने कैबिन को आपको सेट करना होता है. पूरा सैनिटेशन, जितने भी धूल है ना, एक थोड़ी सी धूल भी नहीं दिखनी चाहिए आपको. बिल्कुल झाड़ू पोछा सब कुछ चीज़ें अरेंज करना, स्लिप्स लगाना, टेप लगाना, तो बहुत सुंदर सा बना देते हैं उस चीज़ को ना. तो मैंने उस चीज़ के रिगार्डिंग एक क्लिप भी शेयर की थी अपनी शॉर्ट वीडियो, आपने देखी होगी चैनल पे. तो ये सीन रहता है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, और आपकी कंपनी जितने अच्छे से सबके सेम मैनर में, सेम सीक्वेंस में सबके कैबिन्स होंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. और ये बहुत ही हाई वेटेज का कंपटीशन होता है, ठीक है. तो आगे जो कंपनीज़ का बैनर वाला कंपटीशन और रेस रहती है, तो आप जीतते हो इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. और लास्ट में जब ये पॉइंट्स ऐड होंगे, तो आप लास्ट में जीत के जो बैनर होता है वो जीत सकते हैं, ठीक Yes, है. तो sir. यू कैन कंटिन्यू नाउ. सो इंटीरियर इकोनॉमी जब हुआ था तो मतलब उसमें काफ़ी मज़ा आया था काम करने में, क्योंकि हम लोगों का वो पहला एक एक्सपीरियंस था कि इंटर प्लाटून कोई कंपटीशन हो रहा है. सो हर किसी ने मतलब अपने मोटिवेटेड होके हर अपनी अपनी प्लाटून के लिए काम करा. तो उस चीज़ में मतलब उस टाइम पे लगा था कि हाँ, वी आर डूइंग समथिंग न्यू, और ये एक बहुत अच्छा मतलब वे ऑफ लिविंग है. फिर उसके बाद आता है न्यू ईयर का स्टाइपेंड स्ट्रीट. तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को. मतलब एक अलग ही चीज़, उस दिन पूरा मूड चला था, एंड अलग ही लिबर्टी मिली हुई थी कि मतलब प्लाटून में जाओ, हल्ला गुल्ला करो, मज़े करो, नाचो, खाओ. एंड मतलब वो दिन भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिमेम्बरिंग था कि उस दिन भी मतलब हमारे सब दोस्त थे, अपने कोर्समेट्स थे, सीनियर टर्म्स थे, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने का मौका मिला था उस दिन. बिल्कुल. And- तो लाइक जिन लोगों को नहीं पता, तो बेसिकली मूड ऐसा होता है, लाइक एकेडमी मूड और ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, और आपका कोई भी स्पेशल डे आ गया, आपका बर्थडे हो गया, या फिर कुछ भी, लाइक किसी सीनियर का बर्थडे है, तो ऐसे स्पेशल डे पे या फिर कोई छुट्टी है किसी दिन, तो उस दिन आपको मूड दिया जाता है.
ठीक है, तो उसको अकेडमी मूड या फिर जो भी पर्टिकुलर मोमेंट होती है उसमें मतलब क्या होता है कि उस दिन सीनियर जूनियर सब बराबर है। जो सीनियर के प्रिविलेज रहते हैं ना वो भी एक जूनियर को दिए जाते हैं। उस दिन आप फुल मौज मस्ती में खा पी सकते हो, घूम फिर सकते हो अकेडमी में, कैफेटेरिया जाके एडम वगैरह जो खाने पीने का सामान है वो लेके आ सकते हो। तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर जूनियर्स। सीनियर तो एक वही लाइफ जी रहा है डेली, बट जूनियर के लिए एक स्पेशल मोमेंट होता है। तो मुझे अभी तक भी याद है कि मतलब दिवाली वगैरह या फिर कोई ऐसे फेस्टिवल आते थे ना और उस पर ऐसे मूड मिलता था तो भाई अलग ही लेवल की खुशी होती थी कि क्या बात है यार, मतलब खाओ पियो घूमो, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है तुम्हें। तो ये सीन था। एंड यस सर, उसके बाद मतलब जिस दिन वो स्ट्राइपेंट स्ट्रीट थी, तो उस दिन हमें भी पहली बार पता लगा था कि ऐसा भी कुछ यहाँ अकेडमी में होता है। एंड वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक नई चीज़ थी, शॉकिंग चीज़ थी कि अच्छा ऐसा भी एक दिन आएगा कि जिस दिन हमें मतलब ऐसे पार्टी करने का मौका मिलेगा। तो वो भी थोड़ा मोटिवेशन बनाता है कि मतलब इस दिन के लिए हमें थोड़ा बहुत मेहनत करनी है ताकि एक दिन ऐसा बीच में आए और उस दिन हम खूब मेहनत मतलब पार्टी कर पाएँ। फिर इंटीरियर इकोनॉमी और न्यू ईयर भी चला जाता है धीरे धीरे। मतलब मैं अपने केस में बताऊं, सो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत रियलाइजेशन स्टार्ट होने लग जाता है कि सेम एक्टिविटी अब मैं डेली कर रहा हूँ एंड उस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लगा शायद से अडेप्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ रीज़न रहा होगा कि मैं मतलब मैं सिविल बैकग्राउंड से आता हूँ तो आर्मी बैकग्राउंड एकदम से कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। बट लेटर ऑन जब मैंने बिल्कुल उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू करा तो मुझे पता लगा कि ये दिक्कत शायद से बैकग्राउंड की नहीं है या ये दिक्कत रूटीन की भी नहीं है। ये दिक्कत है क्योंकि मैं शायद से ये कभी करना ही नहीं चाहता था। मैंने जब फाइंड आउट किया तो मतलब मैं अपने प्रीवियस डेज में हमेशा से जेई की एस्पिरेशन लगा के बैठा रहता था क्योंकि आईआईटी मेरा ड्रीम था, आईआईटी और एनआईटी। सो मेरा हमेशा से फोकस उसी पे रहा था। इन क्लास 11th ऑल्सो मतलब आई चूज़ जेई ओवर एनडीए। तो उस वे में जब मैं आगे बढ़ा तो अचानक से जब मेरा एक करियर स्विच आया कि मैं जेई से एनडीए या फिर डिफेंस की साइड आया, सो वहाँ पर मतलब दैट डिसीजन वाज रॉन्ग। सो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि शायद से मैंने ये गलती कर दी है क्योंकि सिलेक्शन लेना एंड उसके बाद एकेडमी ज्वाइन करना इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड सभी के लिए होगा क्योंकि वो चीज़ के लिए सब लोग मेहनत करते हैं बिल्कुल। सिलेक्शन के लिए। हाँ, बट तो बेसिकली ऐसा होता है कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपके पेरेंट्स की भी बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और लाइक वो एक खुशी अलग लेवल की होती है। मतलब तुम लाइफ में कोई ऐसी चीज़ अचीव कर लो। अब लाइक दिस इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो कि लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि लाइक मे बी एक इंसान के अंदर क्वालिटीज़ हो सकती है एक ऑफिसर बनने वाली, बट हो सकता है कि उसे वो चीज़ लाइफ में नहीं चाहिए। बट वंस वी गेट सेलेक्टेड वो हमारा पीयर प्रेशर ऐसे बन जाता है, फैमिली में ऐसे हाइप अप कर दिया जाता है उस चीज़ को कि हम ना चाह के भी अपने पेरेंट्स की खुशी देख के, अपने आसपास रिलेटिव्स की खुशी देख के, और मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है और हम चीज़ों को जब कमिट कर देते हैं उनसे और उनकी जो खुशी है अब वो हमने हमारे ऊपर ले लिए कि हाँ मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इसलिए वो खुश हैं और उनको देख के फिर हम खुश होते हैं। अब ना चाह के भी उस पीयर प्रेशर में आके वो चीज़ हमें चूज़ करनी पड़ती है लाइफ में। तो आई गेस यस आपके सर एंड सिनेरियो में भी सेम चीज़ रही होगी, है ना? यस सर तो एग्जैक्टली। बेसिकली हम्म सर मतलब जब मैं ये चीज़ जब मैंने रियलाइज़ करी तो फिर मैंने काफ़ी अपने सीनियर्स से भी बात करी इस मामले में। मतलब पहले तो मैंने इमीडिएट से ही बात करी, सेकंड टर्मर से ही। फिर जब उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि भाई तेरे को शायद से ऐसा लग रहा होगा कि अभी अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे उस समय लगा था कि शायद से कहीं अडेप्टेशन की प्रॉब्लम तो नहीं थी। बट लेटर ऑन जब मुझे पता लगा कि नहीं अडेप्टेशन नहीं, शायद से मैं मतलब रियलाइजेशन बोलूँगा इसे कि हो गया है कि यहाँ मैं नहीं मतलब एक तरीके से मतलब यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता मैं क्योंकि माई एम्बिशंस बिलोंग समवेयर एल्स। तो उसके बाद मैं फिर और सीनियर टर्म से बात करनी शुरू करी, लाइक द 4th टर्मर्स, द 6th टर्मर्स एंड 8th टर्मर्स इवेंचुअली। तो उनके साथ बातचीत में मतलब सब लोगों ने एक ही चीज़ पॉइंट आउट करी कि यार शायद अगर तेरे को लग रहा है कि इफ़ यू कैन नॉट डू हेयर एंड तेरे एम्बिशंस तुझे लगता है कहीं और लाई करते हैं तो यू कैन लीव, बिकॉज अगर तू लंबा रहेगा तो इट वुड बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उनकी डेट्स भी निकल जाएंगी। सो उनके साथ भी डिस्कस करके उन्होंने मेरे को यही बोला कि इफ़ यू वांट टू लीव देन लीव एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे फिर बाद में दिक्कतें हो जाती क्योंकि कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। विंग से अंदर घुसना उतना मुश्किल नहीं है जितना बाहर निकलना वहाँ से है। मतलब उस दौरान मतलब जो कुछ भी चीज़ें हुई थी मतलब वो तो मैं एज अ मेमोरी रिमेंबर करता ही हूँ, बट उसके साथ साथ जो सेल्फ रियलाइजेशन भी अंदर से हिट हो रहा था हर दिन जब जो रूटीन फॉलो हो रहा है उसके साथ साथ एक रिग्रेट भी बढ़ रहा है कि यार मैं और दिन रह रहा हूँ और दिन रह रहा हूँ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ रुक के, या फिर एक दिमाग में एक डाउट भी आता है कि शायद से मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा हूँ।
तो वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कंफ्यूजिंग सा स्टेट बन गया था कि क्या करूँ मैं अब। उस बीच में काफ़ी मेमोरीज आई, गुड मेमोरीज। कई कोर्समेट के साथ भी थोड़ा हंसे मजाक वाले टाइम आए, बट एट द एंड मतलब आई डिसाइडेड कि मुझे शायद से अब यहाँ से जाना ही चाहिए। ओके, नाउ ईशान विल टॉक अबाउट कि आप जब एकेडमी में रहे जितने भी टाइम, 2 3 4 महीने, तो बेसिकली जब उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप एकेडमी में थे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो लाइफ लॉन्ग अपने साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और चाह के भी उन चीज़ों को हम नहीं भुला पाते हैं। तो आई वुड लाइक टू नो कि ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ किस्से मतलब लाइफ के, और ऐसे कुछ मोमेंट जो लाइफ में आपके साथ एकेडमी में हुए थे और अभी तक आपको याद है। मतलब ऐसे कुछ फनी इंसिडेंट भी हो सकता है या फिर कोई बुरा फेज भी हो सकता है आपकी लाइफ का जो आपने उस टाइम पे फेस किया। तो वो सारी चीज़ें बताओ, मतलब क्या क्या चीज़ें आपने फेस की। मतलब जैसे नई नई चीज़ें जब आप सीख रहे थे, ड्रिल वगैरह सीखना, ड्रिल उस्ताद से मिलना, तो उनके साथ भी काफ़ी बढ़िया इंटरेक्शन होता है अपना। तो तुमने देखा होगा कि यार किस टाइप के इंसान है, मतलब ड्रिल उस्ताद जो होते हैं अपने, बाकी ऑफिसर से इंटरेक्शन, और कुछ अलग अलग लेवल के अपने सीनियर्स भी रहते हैं। तो कुछ ऐसे सीनियर से इंटरेक्शन या फिर ऐसा कुछ कांड किया हो अकेडमी में, तो वो सारी चीज़ें बताओ बेसिकली कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उन 2 3 महीनों में। सर मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्स एक्सप्रेशंस रहेंगे, क्योंकि कई बार एकेडमी में इस मैं तो ज़्यादा रहा नहीं एकेडमी में, 2 महीने ही रहा, तो इसमें कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते थे कि उसे मतलब हम एक तरीके से फ़नी भी बोल सकते हैं, उसे एक तरीके से हम थोड़ा बहुत बुरा भी बोल सकते हैं, बट मतलब वो इंसिडेंट्स थोड़ा रिमेम्बरेबल है। तो उसमें से मेरे को एक मोमेंट याद आ रहा है कि जब सारे टर्म्स वापस आए थे, हमें 7 8 दिन हुए थे विंग में और सारे टर्म्स वापस आ गए थे टर्म ब्रेक से, तो हमें हमारे सर्जेंट से मिलाया गया। तो उस समय सब लोगों का फॉल इन चला नीचे ब्लॉक के अंदर, जो हम जिस ब्लॉक में हम रहते थे। तो सार्जेंट आए और उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया और अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि वी आर योर सार्जेंट्स एंड आप अब अकेडमी में ढंग से रहना पड़ेगा, क्योंकि हनीमून पीरियड भी एंड होने वाला है, तो और तरीके सीख लो। सो उस मोमेंट पर पता नहीं मेरे क्या दिमाग में चल रहा था, मतलब मैंने हल्की सी स्माइल दे दी और एक सार्जेंट ने उसको देख लिया कि ये हंस रहा है। उसके बाद तो मतलब सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मेरे कोर्स में सबसे पहला बंदा मैं ही हूँगा जिसने ऑफिशियल किसी सार्जेंट से पनिशमेंट खाई होगी। उसी समय सार्जेंट ने मुझे बोला कि अभी यहीं पे मतलब सार्जेंट ने उस समय मेरे को बोला कि महाराजा, सार्जेंट ने मेरे को महाराजा बोला। उस समय आई वाज़ टोटली अनअवेयर अबाउट महाराजा, मुझे पता ही नहीं महाराजा क्या होता है। तो मैंने क्या करा, अनजाने में मैं बेंड हो गया और मैं बस ऐसे ही करके बेंड और थोड़ी देर के लिए बेंड रह गया। अब सीनियर को उनको समझ आ गया होगा शायद से कि ये नहीं जानता महाराजा, तो उन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि स्टार्ट बेंच स्ट्रेच। तो फिर मैं बेंच स्ट्रेच करने लग गया था। पर उस दिन मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैं जोश रहता ही है, क्योंकि पहली पनिशमेंट थी तो थोड़ा जोश में तो तेज तेज मार दिए। तो वही टाइम फक करना भूल गया वहां पर, मतलब पता ही नहीं था उतना। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 10 10 बढ़ाते 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 कम से कम नहीं तो 80 90 बेंच स्ट्रेच मेरे से पहले ही दिन मरवा दिए थे। एंड मतलब उस दिन सब लोग कोर्समेट्स मतलब मेरा ही एग्जांपल लेके उन्होंने बोला कि देखो, अगर अगर कल के दिन किसी ने भी ऐसी हरकतें करी कि मेरे सामने पे कोई हंसा या फिर किसी ने कुछ ऐसे काम करे, तो देखो इसको इसको देखो ऐसी हालत कर दूंगा। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल था, मतलब वो काफ़ी इनिशियल डेज पे ही हुआ था। तो मुझे भी मतलब ऐसा उसको उसको देख के ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ ऐसा हुआ, पर लेकिन हाँ मेरे लिए भी वो फनी था, क्योंकि मैं मेरी एक प्रॉब्लम वही है ना कि मैं मतलब बहुत जल्दी हंस देता हूँ, मतलब रिएक्ट कर देता हूँ, हंसी बहुत जल्दी छूट जाती है सीरियस कंडीशंस पे खास तौर पे। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रहा। उस वो तो यहाँ तक कि इतना ज़्यादा आगे चला कि मेरे जो कोर्स सर्जेंट थे TS 54 के, उन्होंने मेरे को 3 4 बार पॉइंट आउट किया कि तू हंसा मत कर, देख तू एक दिन गंदा वाला फक खाएगा मेरे से। तो बेसिकली तो हमारे कोर्स मतलब में भी जब मैं OT में गया था ना, स्टार्टिंग में इनिशियली ये चीज़ होती थी। तो बहुत सारे ऐसे लगेगा कि तुम एकेडमी में जा रहे हो तो बहुत चीज़ें ऐसे हंसी वाली लगेंगी, ऐसे सिविलियन जाते हैं और देखते हैं कि क्या करवा रहे हैं, मतलब ये क्या बकवास है। तुम्हें हंसी आ जाती है ऐसे वही छोटी सर। थोड़ी बहुत चीज़ों पे, और चाह के भी तुम अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो बचपना रहता है और अंदर से मतलब वो ऐसे रहता है ना कि हंसने वाला, और चाह कर भी एक दूसरे को देख के कि क्या चल रहा है बकवास, ये हंसी आ जाती है। तो हमारे होता था OT में, जब हम नए नए गए थे एंटी रूम में, एक दिन हमें नए नए थे, हनीमून पीरियड चल रहा था, और ऐसे हंस दिया किसी ने। तो मेरा एक कोर्समेट था, ठीक है, उसने हंस दिया, तो उसको सीनियर बोलता है, अच्छा तेरे को ज़्यादा हंसी आ रही है, चल ठीक है, शव योर स्माइल, ठीक है, शव योर स्माइल करके एक चीज़ होती थी। अब तुझे पता नहीं आइडिया है या नहीं उस चीज़ के बारे में, बट बेसिकली बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब उसमें आपको अपनी स्माइल को ऐसे हंसना होता है, फिर उसको ऐसे जिप करके और कहीं पे वो करना होता है, ठीक है। जो समझने वाले थे वो समझ गए होंगे
ठीक है, तो ये सीन है भाई। तो ऐसे इंसिडेंट होते थे मतलब बेसिकली। तो हंसना तो बिल्कुल ऐसे है कि मौत के साथ टक्कर लेना है तुम्हें। गलती से अगर हंस दिए तुम, मतलब सीनियर की ईगो हर्ट हो जाती है उस बात पे कि हंस कैसे दिया मेरे सामने। वही सर। एंड मतलब वो सार्जेंट भी ब्रावो के थे, तो मतलब वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक थे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे। समझ गया मैं किसकी बात कर रहा था। यस सर। एंड उसके बाद तो मतलब फिर एक दिन उन्हीं सार्जेंट की एक और बात बताता हूँ। मतलब हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, हाँ। और ये उस मेरे वाले इंसिडेंट से 3-4 दिन बाद की बात रही होगी। अभी क्लासेस हुई नहीं थी स्टार्ट, बस हमें क्लासेस में बिठा देते थे। ओके। तो मेरे दोस्त एक था मेरे जो बगल में बैठता था, तो वो बोरियत मतलब ऐसे करने के लिए बोरिंग टाइम में अपना रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता था। क्लास में? तो हाँ, क्लास में। क्या बात है। तो मतलब वो मैंने समझ लिया था कि ये किसी दिन फटने वाला है ढंग से। तो मैंने उसको पहले एक दिन वार्न भी किया था कि भाई क्लास में रूबिक्स क्यूब मत ले जाया कर। हमारे क्योंकि एक थर्ड टर्मर थे, उन्होंने बताया था कि भाई अपने बैग में कोई भी ऐसी चीज फैंसी आइटम मत कैरी करना, क्योंकि वो सब प्रिविलेज होता है। पर वो माना नहीं, उसने पैर अपने अपने बैग में रूबिक्स क्यूब रख दिया, और वो सुबह पहुंच गया क्लास। अब क्लास में पहुंचते ही उसने भाई ने अपना रूबिक्स क्यूब खोल दिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। अचानक से सर्जेंट आ गए क्लास में। दो आगे से आए और उन्होंने मतलब सबको मतलब बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भाई चलो हम तुम्हारे सर्जेंट्स हैं, एंड अभी तुम्हारा ढंग से इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि वो लोग उस समय प्रेजेंट नहीं थे जहाँ पे सर्जेंट्स थे। तो अब जब तक वो इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब तक ये बंदा अपना रूबिक्स क्यूब में लगा हुआ है सॉल्व करने पे। अचानक पीछे से फिर से ब्रावो वाले सर्जेंट आ गए, और उन्होंने इसको देख लिया कि ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है। तो थोड़ी देर तो वहां पे खड़े रहे कि जरा इसको देखता हूँ कि करता क्या है ये। और मैंने उन्हें देख लिया है कि हाँ ये पीछे से आ चुके हैं, हाँ। और मुझे वो बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि रुक जा, इसे बताना मत। हाँ। तो मैं भी चुप हो गया। अब उस टाइम पे मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे हंसूंगा तो इन्होंने मेरे को पहले से पकड़ रखा है हंसने के चक्कर में। तो मेरे लिए तो एकदम लाइफ और डेथ सिचुएशन हो गई थी कि कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मैं तो दूसरी तरफ देख के एकदम चुप सा हो गया। और थोड़ी देर बाद पटाखा बज गया उसका कि हाँ भाई क्या कर रहा है ये। और उसको उठा के सबसे पहले तो उसका रूबिक्स क्यूब साइड करा, उसे पीछे ले जाके अलग से पेलना शुरू कर दिया। मतलब उस दिन इंट्रोडक्शन जितना चला होगा, सीनियर्स ने आगे जाके जितने 30 बंदे थे, हम 30 बंदों और 30 बंदे थे और 6 FOCs थे, उनका इंट्रोडक्शन उन्होंने लिया होगा जितने टाइम तक। उतना टाइम तो उसका पिलाई चली ही चली। उसके बाद के बाद जो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट और उसका खींचा था। और मतलब जो उसकी हालत हुई थी ना, जो मतलब उसके बाद सर्जेंट ने उसे आगे ले जाके स्टेज पे खड़ा कर दिया। और उसके बाद बोला, उसके बाद जो उसकी हालत थी ना, मतलब जो उसका मुंह ऐसा लाल हो रखा था, पूरा सूज रखा था उसका मुंह। मतलब मुंह उसका थकान से सूजा हुआ था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पंपिंग महाराजा कराया था, थोड़ा बहुत बेंच स्ट्रेच कराए थे। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो इतना स्टेमिना नहीं होता है, तो मतलब सिविलियन बैकग्राउंड से था वो भी। तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। तो मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी उसको देख के। तो हमने उसको उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर उसके बाद जब हम वापस अपने ब्लॉक में आ गए तो हमने उसको बहुत चिढ़ाया कि भाई और मज़ा और आ गया तेरे को मज़ा, कि और चाहिए तेरे को। फिर बोल रहा भाई अब जिंदगी में कभी कुछ ऐसी चीज नहीं रखूंगा बैग में कि जिससे फंस जाऊं। बिल्कुल भाई, ऐसे ही होता है। जब तक फक नहीं मारते तब तक चीज़ें सीखते नहीं है भाई। और गलती करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में। जब तक मिस्टेक्स नहीं करेंगे, जब तक चीज़ें समझ भाई में नहीं आती है। वही है ना। और ये मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। क्लासेस वाला जो सीन होता था ना, हमारे तो सीनियर बिना गलती होना हो क्लासेस में रूटीन बन गया था उनका कि जैसे ब्रेकफास्ट करके आया, वही डाइजेस्ट सर। करवाना है इनका ब्रेकफास्ट कैसे भी करके। और मुझे याद है कि 8 बजे बजाना हम्म, चालू कर देते क्लासेस में, 8 साढ़े 8। और 9 साढ़े 9 बजे, जब तक टीचर नहीं आ जाता था क्लासेस में, जब तक बजा ही रहे। और पूरी हाँ आईटी गीली हो जाती थी बिल्कुल पसीने में। बिल्कुल जो यूनिफॉर्म रहती थी ना क्लास में जो पहन के जाते हैं, पूरी गीली हो जाती थी। और जब बैठते थे भाई, और जब पंखा चलाते थे, मतलब पंखा बंद करवाते थे स्पेशली रगड़ा देते टाइम की, कोई भी पंखा ऑन नहीं रहेगा, सारे पंखे बंद करो क्लासरूम के। तो पंखे वंखे बंद करके फिर रगड़ा देते थे। पूरी आईटी गीली है। और फिर बाद में जब पंखा चलता था और जो नींद आती थी ना भाई 2 बजे तक, गहरी वाली बिल्कुल। आज वही तक सर। वैसी मतलब नींद नहीं आई वो है मुझे, क्लास सही में बताऊं तो एक मैं। कुर्सी पे बैठते ही जब एक नींद आती थी ना, मतलब वो तो सब उसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा पीसफुल स्लीप वही थी हमारे लिए। क्योंकि पूरे दिन भर रात को तो मतलब टेंशन में ही नींद सोते थे कि सुबह यार दोबारा से उठना है, कोई सीनियर आके कुछ बोल ना दे कि भाई लेट तक क्यों सो रहे हो। क्योंकि अलार्म हमारे पास ऐसा था नहीं स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि शॉपें वगैरह थोड़ा बाद की बात थी होने की। तो स्टार्टिंग में मतलब एक दूसरे के भरोसे ही उठ रहे थे कि भाई जो पहले उठ गया सबको उठा देना। तो उस समय मतलब काफी टेंशन होती थी रात को सोने में, तो दिन में और पीटी भी हो जाती थी सुबह सुबह के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा थकान लग जाती थी। तो क्लास में एकदम कुर्सी पे बैठते ही 2 मिनट में ही नींद आ जाती थी। अब हमारी भाई 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता था कि
उसमें कुछ तो नशा होता था भाई उस क्लास की हवा में, और उसके जो एनवायरनमेंट रहता था ना उसमें कुछ तो अलग ही लेवल का नशा था कि वो जो डेस्क और जो टेबल रहती थी ना उस पर जैसे ही बैठो तुरंत बेहोशी सी आ जाती थी बिल्कुल, वही मतलब सर। और ऐसा हमारी सीन होता किस्मत था। ऐसी खराब थी उस समय कि हमारी जो पहली क्लासें होती थी वो एक ऑफिसर की क्लास थी, और उन्होंने रूल बना रखा था कि जब 50% से या 60% से ऊपर तुम्हारी क्लास के बंदे सो जाएंगे तो मैं सबको खड़ा करा दूंगा। तो जैसे पहले दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो पहले दिन तो हमने थोड़ा आपसी अंडरस्टैंडिंग में कि भाई थोड़ी देर तुम सो लेना, थोड़ी देर हम लोग सो लेंगे, 60% नहीं होने देना है। तो उस समय तो उन्होंने ये तो फिर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफिसर हो गया तुम्हारा। हमारे जो डीएस रहते थे, मतलब मैं बता रहा हूँ ओटीए की बात है, मतलब जो ओटीए में जब हमारी बीएमटी चल रही थी वहाँ पे जो एकेडमिक्स ब्लॉक था, वहाँ एक बंदा सो जाए भाई गलती से, और ओटीए की गर्मी इतनी खतरनाक, एक भी सो गया ना उस दिन मान लो हाथों में छाले आने पक्का ही है। बिल्कुल उबलता हुआ रोड रहता था, पहले तो उस पर भगाता था राउंड दी सर्कल, एकेडमी के चक्कर 10-12 बिल्कुल हाफते हुए टाइमिंग कि इस टाइमिंग के अंदर ही आना है, जो नहीं आया उसको बिल्कुल छील दूंगा, सुझा दूंगा। और फिर जो लोग नहीं आते थे भाई उनको पंपिंग करवाता था उबलते हुए रोड पे, बिल्कुल हाथों में छाले, और ज़्यादा ही करता था उसको नंगे पाँव दौड़ा दिया उसी गर्म रोड पे भाई, पैरों में छाले, ऐसा सीन हो जाता था। तो गलती से सोने के तो सपने ही देख सकते थे वहाँ पे ऑफिसर की क्लास में, बट जो सिविल इंस्ट्रक्टर रहते हैं उनमें तो हाँ खुला सर, सोते सिविल थे बिल्कुल इंस्ट्रक्टर कि तो मतलब थे, देखी जाएगी। एक दो थे जो मतलब ऐसे अलाउ कर देते थे, मतलब वो ज्यादा अलाउ तो नहीं करते थे, ऑफिशियली तो नहीं बोलते थे, पर अगर कोई सो रखा है तो उसे फिर जबरदस्ती उठाएंगे भी नहीं कि चलो उठ जाओ, या फिर पनिशमेंट दे देंगे। हाँ हाँ। हमारे तो कुछ बहुत चिल, जैसे मतलब कुछ कुछ टीचर से तो ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी, मतलब इतने टाइम के अंदर, मतलब 3 साल तुम उनके साथ हो, 3-4 साल पढ़ाई कर रहे हो, तो बेसिकली ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी कि हम उनको बोलते थे कि सर आप प्लीज़ गेट पे ओपी लग हाँ जाओ, ठीक है। तो ओपी क्या होता है, ऑब्जर्विंग पोस्ट बोलते हैं फौज की लैंग्वेज में। तो गेट पे ओपी लग जाओ, कोई ऑफिसर वगैरह या कोई सीनियर आए ना हमारा, तो हमें उठा देना कि कोई देखने आ रहा है क्लास में। तो भाई लिटरली 1 घंटे की क्लास होती थी या 1.5 घंटे की क्लास होती थी, वो बंदा हमारे लिए गेट पे खड़ा रहता था, और हम सो रहे हैं डेस्क पे, उसको मतलब ऐसे दयासी तो आती होगी कि यार क्या हालत है, सीनियर बजा के जा रहे हैं 8:30 बजे, पसीने पसीने हो रखे हैं, वो देखते थे उनके सामने कि ये क्या हालत हो रखी है। तो हम बोलते थे कि सर, हम उनके आगे ऐसे रोना धोना मचाते थे कि सर सोने को नहीं मिलता, रात भर जगे हुए हैं, अभी देख लो आपके आगे सीनियर हमें बजा के गए हैं, पूरा गीली हो रखी है। तो उनको भी दया सी आ जाती थी, तो सर आपके भी बच्चे होंगे, सोचो आपके बच्चे ऐसे फौज में है, उनको रगड़ा मिले तो आप उन्हें रेस्ट दोगे या नहीं दोगे। तो हम बिल्कुल विक्टिम कार्ड खेल देते हैं उनके साथ, और वो भी हमारी बातों में कन्विंस होकर मैनिपुलेट होकर बोलता है ठीक है मैं गेट पे खड़ा रहता हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, उठ जाना जब तक सो जाओ। तो भाई वो मौज हो जाती थी। अगले जूनियर टर्म्स में ऐसा होता था, हाँ, सीनियर टर्म्स यस में तो सर, कौन ही एग्जैक्टली। तुम्हें और देखने उसमें आ रहा मतलब है। जूनियर टर्म में तो पहले पहले बीच बीच में तो सीनियर्स भी आ जाते थे कि भाई अच्छा तुम लोग सो रहे हो, अच्छा अब तुम्हें तुम्हारी नींद खुलवाता हूँ। तो आके सीधे मतलब सब लोगों को पहले बेंच स्ट्रेच कराना शुरू कर देते थे। अब ये इस टाइम पे हम में से किसी एक, या तो शायद से एफओसी को लगाते थे, या फिर किसी ऐसे बंदे को जिसको एक्सपीपीजी मिला हुआ है उसको ओपी लगवा देते थे कि चल तू ओपी लग जा, और बाकी सबको मैं पेलता हूँ। फिर उसमें बीच में कई लोग एक्स्ट्रा एड ऑन भी आ जाते थे कि मतलब जैसे अगर कोई फोर्थ टमर आ रखा है तो उसके साथ साथ कोई थर्ड टमर भी आके अपना अपना शौक करने लग जाएगा कि हाँ भाई कि अब मैं भी करता हूँ थोड़ा, सर मेरे को भी थोड़ा एक्सक्यूज दे दो। तो तो मतलब इसमें कई हम लोग ही मतलब ऐसे थे कि टेस्ट केस हम ही बनते थे कि हाँ, इन्हीं लोगों के सारे रगड़े टेस्ट करने हैं कि हाँ भाई हमें भी आते हैं रगड़े देने। फिर उसके बाद ये वाला हाँ तो भाई वो बेसिकली ज़रूरी भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर्स को चीज़ें सिखाने के लिए, स्टार्टिंग में ग्रिड डेवलप करने के लिए और चीज़ें सिखाने के लिए ज़रूरी होता है यस थोड़ा सर। सा पर डिसिप्लिन वही बनाने यही के लिए। टाइम थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि ग्रुप के बीच में यूनिटी भी बनाता है, जैसे हम लोगों के ये सब रगड़ा जो है ना उसमें कोर्स के बीच में यूनिटी सी बन जाती थी कि चलो यार सब लोग रगड़ा खा रहे हैं, तो वो उतना ऑड नहीं लगता था कि यार हम रगड़ा खा रहे हैं या फिर पनिशमेंट ले रहे हैं, पर वो ठीक लगता था, मजा लगता था, एंजॉयमेंट लगता था कि यार चलो। क्योंकि जब दोस्त की सूजी हुई हालत देखते थे ना तब अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता था कि यार ठीक है भाई, इसके साथ तो इसको तो चिढ़ाने का टॉपिक मिल गया हमें अब। तो मतलब वो चीज़ थी। फिर उसके हम्म। बाद एक एक दो इंसिडेंट सर हाँ उसमें हाँ। वो भी थे कि एक बार तो मेरे साथ ही हुआ था कि जैसे संजू था एक कैंटीन वाला, तो वो एडम लेके आता था शाम के टाइम पे। तो स्टार्टिंग में तो हमें मतलब खाने दिया था, बट लेटर ऑन ऑफिसर्स ने बोल दिया था कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको अभी फिलहाल रहने दो, जब तक तुम्हारी नोवाइसिस नहीं हो जाती तब तक तुम नहीं खा सकते इसको। तो हमें मना कर दिया था, तो पर उसके बाद भी वो संजू आ जाता था हमारे ब्लॉक के वहाँ पे बैठ जाता था। तो मतलब हम लोग थे थोड़ा थोड़ा बहुत चटकी थे, मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत चटकी थी उस समय कि यार मैं भी चलो। अभी सर्जेंट जो थे हमारे ब्लॉक में रहते थे, तो उस समय वो क्या करते थे अपनी हाँ। शायद से क्रॉस कंट्री थी, क्रॉस कंट्री की प्रैक्टिस के लिए जाते थे। तो हम लोग जल्दी से अपना उस संजू को बोलते थे कि भाई इस टाइम पे आना, इस समय वो नहीं रहेंगे यहाँ पे, और इस समय हम आपसे चीजें लेके अब खा पी के साइड कर देंगे। अब एक दिन अब एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही करते करते 2-3 दिन तो चल गया था ये। अब एक दिन अचानक से पकड़े गए
क्योंकि सर ने देख लिया वहां से, वो आ रहे थे मैस की साइड से, और उन्होंने देख लिया कि भाई ब्लॉक के बाहर संजू आ रखा है और एक बंदा कोई वो ले रहा है, एडम ले रहा है। अब वो मैं नहीं था, वो कोई और था, पर लेकिन जब वो अंदर आए तो उन्होंने मेरे को ही देखा, क्योंकि मैं वहां से उस समय लेके जस्ट ऊपर की तरफ जा ही रहा था, और मेरे सीढ़ी से मतलब जूते देख लिए उन्होंने कि हाँ भाई ये कौन जा रहा है, नीचे आना। और मेरे हाथ में देखो बहुत सारा एडम था। हाँ हाँ। और उसके बाद जो सर ने बोला कि एक काम कर, यहाँ पे आ, ये एडम वापस रख। तो मैंने तो एडम वापस रख दिया। अब वो संजू को भी बोला कि भैया आप अगर आप नहीं जाओगे तो फिर मैं ऑफिसर से कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये अभी मना हो रखा है इनके लिए। तो वो तो उस समय चला गया, तो उसको तो पीसफुली हो गया काम। हाँ पर उसके बाद मेरे पे बिल फटा कि हाँ भाई तू क्यों ले रहा था, तेरे को जब मना करा था, है ना, कि तू चटकी दिखा रहा ज्यादा है। फिर हाँ उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत एक दो फाइव वगैरह मंगाए मराए, एक दो थोड़ा 2-3 मिनट महाराजा रखा, और फिर उसके बाद भगा दिया वार्निंग देके, अगर अगली बार से कह रहा तो फिर नहीं छोड़ूंगा। बट उसके दिन अगले दिन फिर संजू आ गया। अब मेरी और सबकी कोर्समेट की फटी पड़ी है कि भाई ये संजू से तो नहीं लेना, कि गलती से देख लिया किसी ने तो भाई अब तो गए। और वो संजू और चटकी, वो बोल रहा भाई कोई नहीं, मैं देख के आया हूँ, नहीं है अभी हुआ है, तुम लोग ले लो ले लो ले लो। हम बोल रहे भैया हाँ भाई उसने बहुत फंसाया है, लिटरली बता रहा हूँ। भाई। जूनियर टर्म में वो तो खुद तो साइड हट जाता था। तो बेसिकली संजू था वो, संजू जो नाम का बंदा था ना, कैफेटेरिया वाला था, ठीक है, जो ये बर्गर वर्गर ये सब बना के लेके आता था, और मतलब ऐसे जूनियर्स हम्म। का पेट भरने के लिए बहुत भला आदमी था। पर उसे नहीं पता था कि अगर सीनियर देख लेगा तो क्या सीन होने वाला। वो सोचता तो अच्छा ही होगा, अपना धंधा जो भी चला रहा था वो। और एडम जो ये बात कर रहा है, एडम मतलब जो खाना पीना हो गया ना अपना फास्ट फूड टाइप, उसको एडम बोलते हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह, जूसेस वगैरह। तो भाई ये सीन था। तो तो फिर हाँ से आप आया बता तो कि बोलने क्या लग गया, फिर अरे से भैया आया कोई फिर। नहीं, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम देख लेंगे, कोई कुछ बोलेगा क्या ही बोलेगा। मैंने कहा हम लोग सब हाथ जोड़ने लगे, बोला भैया ऐसा है कि आप लोग तो चले जाओगे एडम देके, पर ये एडम हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा। तो उस हाँ दिन के बाद से फिर हमने उसे बोला कि भैया, हमने मतलब वो तो आता रहा, हमने खुद ही डिसाइड करा कि भाई अब इससे कोई नहीं लेगा, क्योंकि अगर इससे लेगा ही नहीं तो फिर ये कोई आएगा ही नहीं तो फिर दोबारा। हाँ और फिर उसके बाद 1-2 दिन आया, फिर हमने लेना बना कर दिया, फिर वो चला गया था। उसके बाद एक एक दिन थोड़ा आया था, जिस दिन हमें मतलब मूवी के लिए भेजा था। तो उस दिन थोड़ा हमारी किस्मत खुल गई थी कि मूवी के दिन उस हाँ समय सिर्फ हमारे कोर्स को भेजा था मूवी के लिए, इंग्लिश मूवी थी उस दिन। एंड उस दिन हमारी किस्मत खुल गई थी कि हाँ सर्जेंट ने बोल दिया था कि तुम लोग जाके अपना एडम ले लो जो तुम्हें चाहिए और एंजॉय करो आज। तो उस दिन हमने फिर उसके बाद से सीधे एक एक महीने बाद उस दिन खाया सीधे एडम, उस बीच में। सही है। मतलब अलग मजे आए होंगे बिल्कुल, ऐसे नसीब मिल होता है ना। हमें भी मूवीज वगैरह पे रेयर कभी ऐसे मिल जाता था खाने को, महीनों में एक बार, तो वो बहुत खुशी होती थी, ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही जन्नत है। और बाहर सिविल लाइफ में रहते थे, नॉर्मल लगती हैं चीज़ें, खाने का ही मन नहीं करता कि ठीक है यार क्या रोज़ रोज़ खाना। और वहाँ गलती से तुम्हें मिल वही जाए कुछ, सर। टूट पड़ती है जनता बिल्कुल ही। तो भाई अब ईशान ये बता कि बेसिकली जैसे तूने ये सब तो बता दिया किस्से वगैरह, अब जैसे ड्रिल वगैरह होती है, पीटी होती है, उसमें क्या एक्सपीरियंस था? मतलब कोई सांप वगैरह के पास तेरा कोई ऐसे खतरनाक इंसिडेंट हो, या फिर पहला इंटरेक्शन कोई ऐसे सांप जो बहुत फनी लगे हो तेरे को, उनके सांप बारे में पार्टी के बता। साथ सर इतना मतलब मेरा मेरा खुद का तो ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन इतना नहीं था। बट हाँ मतलब जब ड्रिल डीआई थे जो वहाँ पर, तो वो लोग वो थे हमारे मतलब कोर्स के डीआई तो नहीं थे, पर कुछ टेम्पररी बने हुए थे स्टार्टिंग में। तो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हमारे साथ मतलब जिसे कहते हैं ना, हमें लगा कि यही है हमारे जो जेसीओ वगैरह है, तो इन्हीं के साथ हम थोड़ा बहुत बॉन्डिंग बनाते, तो उन्होंने भी हमारे साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दिया था। लेटर ऑन वही हमें ड्रिल सिखा रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग में मजाक मस्ती करी कि हाँ भाई तुम में से कौन कहाँ का है क्या है, इंट्रोडक्शन लिया। फिर उसके बाद पूछा कि कौन कैसे बैकग्राउंड से आता है। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत जब हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थे, एक हफ्ता जब विंग में कोई नहीं था, सिर्फ सीनियर अपॉइंटमेंट से, तो उस समय हम लोग भगत हॉल में ही बैठे रहते थे। और उस समय ऑफिसर्स का ओरिएंटेशन चलता था, पर ऑफिसर एक एक ही दिन आए थे, 1 या 2 दिन आए थे बस, और बाकी दिन आए नहीं 5 दिन तक। तो उधर हमारा काम सिर्फ वही था कि उस गद्देदार सीट पे सोने का काम था उस समय तक। तो एक दिन साहब ने देख लिया हमें कि ये सो रहे हैं। तो उस दिन उन्होंने आके थोड़ा बहुत हमसे पूछा कि हाँ भाई तुम सो क्यों रहे हो, ऐसे करके कि अगली बार से मत सोना, मैंने देख लिया तो फिर तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस दिन तो हमारे को थोड़ा बहुत बिजी रखने के लिए मतलब बंदों से थोड़ा बहुत कराना शुरू कर दिया कि जाओ किसी के पास कोई टैलेंट है तो स्टेज के ऊपर चढ़ जाओ और दिखाओ। तो वहीं पर एक बंदा था, वो साहब जो थे वो साउथ के थे। तो उन्हीं और हमारे साथ का एक बंदा था, वो भी साउथ का था, मतलब वो आंध्र का था। तो उसको बोला कि उन उन साहब को भी थोड़ा बहुत तेलुगु आती थी। तो उन्होंने उससे तेलुगु में बोला कि कोई जाके ऊपर गाना गा के दिखा। उन्होंने कोई तेलुगु सॉन्ग का नाम बताया कि बोला ये गाना गा के दिखा।
अब वो बंदा गया और तुरंत गा के आ गया। अब वो तो हमें समझ नहीं आया, वो तो हमारे सर के ऊपर से गया कि इसने क्या गाया क्या नहीं गाया। पर अगला अगला नंबर आया हमारे एक दोस्त का, जिसे उन्होंने बोला कि भाई तुम जाके अब एक काम करो, व्लॉगिंग करो, क्योंकि एक वो था व्लॉगर, मतलब व्लॉगर तो नहीं, टू बी प्रिसाइज यूट्यूबर था वो। अब वो उसके मतलब उसके भी काफी सब्सक्राइबर्स थे, पर उसने फिर अपना चैनल बंद कर दिया था। तो उसको मतलब साहब ने असाइनमेंट दिया कि अब तुम यहाँ पे व्लॉगिंग करो, जरा मुझे करके दिखाओ कैसे होती है व्लॉगिंग। तो उस बंदे ने करना शुरू कर दिया व्लॉगिंग, और अचानक से बीच में व्लॉग में बोल दिया कि ये हमारे प्यारे से डीआई साहब है। उसमें अब साहब चिढ़ गए अचानक से कि अरे ये क्या हुआ। उसने बोला कि ए अपना ये बंद करो व्लॉगिंग, नीचे उतरा। तो उसको नीचे उतारा, बोला कि बोला उनको उसको बोला कि 5 नी इनटू चेस्ट। तो उसने मारे। उसके बाद साहब ने बोला कि देखो आज छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार से नहीं छोड़ूंगा। बोला गलती से मेरा मिमिक्री मत करना। ठीक है तो भाई साहब पार्टी की बहुत ज़्यादा मिमिक्री करते हैं, मतलब लोग उनका एक्सेंट ही स्टाइल ही अलग होता है बोलने का। ठीक है, हमारे साउथ हाँ, इंडियन थे, मलप्पा साहब मलप्पा को साहब जानता होगा थे। तो भाई बहुत क्रेजी इंसान थे। ओटी में थे खड़क साहब, उनके भाई नाम भी ऐसे खतरनाक रहते हैं ना बिल्कुल। और उनका बोलने का तरीका, एक कैडेट इधर आओ, सारा का सारा बैंड, बिल्कुल वही। अलग ही लेवल का जोश होता है उनके अंदर। बहुत खतरनाक इंसान है भाई वो, अलग ही प्रजाति में आते हैं बिल्कुल। तो उनके यस ऊपर भी सर। बनाएंगे स्पेसिफिक वीडियो कभी। तो अभी यार ईशान मेरे को ये बता, मतलब जैसे ये सब चीज़ें हो गई एकेडमी में तूने फेस किया, और बहुत ही टफ डिसीजन तूने अपने लाइफ में लिया। तो अब मतलब जो लोग एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली, या फिर आने वाले टाइम पे ज्वाइन करेंगे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए बता कि उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग दी एकेडमी, क्या रियलिटी अंदर, और क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए बेसिकली, मतलब समझ रहा है। तो ये सब चीज़ें बता, और एज अ पर्सनल जो तेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से चीज़ें बता कि अंदर क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हैं, या फिर पहले से क्या प्रिपरेशन सर करके जा सबसे सकते पहले हैं। तो मतलब प्रिपरेशन को मैं दो तरीके से तोड़ना चाहूंगा, एक मेंटल और एक फिजिकल। तो फिजिकल में तो सबको पता है कि थोड़ा बहुत फिटनेस तो भाई आर्मी में चाहिए ही होती है। सो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा बहुत आप रनिंग वगैरह करना शुरू करो, एंड अपना पुशअप्स वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ा दो, क्योंकि वहाँ पुशअप्स बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। कम से कम आप जब कोर्स पूरा कर दोगे तो कम से कम करोड़ के हिसाब से आपके पुशअप पुशअप हो चुके होंगे। तो अपना मतलब पुशअप्स तो ढंग से कर लो। और बाकी जो एक शिन का होता है, थोड़ा बहुत अपनी शिन वगैरह का ध्यान रखना, क्योंकि एकेडमी में ये दिक्कत आती है, शिन पेन होने लग जाता है और कई बार शिन टूट जाती है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना एकदम, क्योंकि जूनियर टर्म्स में इतना ध्यान देता नहीं है कोई। जो जूनियर जो जोश में सब लोग फुदकने लग जाते हैं और शिन तोड़वा बैठते हैं। तो ये गलत सीन है, इसमें मत पड़ना। दूसरी चीज़ मेंटली मैं जो कहूँगा वो ऐसा है कि यार अगर आप रेकमेंड हो रखे हो किसी आर्म्स के लिए, सपोज एनडीए के लिए हो रखे हो, टीईएस के लिए हो रखे हो, किसी के लिए भी हो रखे हो, तो एक बार अपनी तरफ से एक थॉट जरूर देना कि क्या ये वही चीज है जो तुम लाइफ में करना चाहते हो। क्योंकि इस पे अगर तुम अभी जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, अभी तुम इस चीज को छोड़ सकते हो, पर बाद में ये तुमसे नहीं छूटेगी। और बाद में अगर तुम छोड़ना भी चाहोगे ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी जिंदगी हो जाएगी। और ये मैंने खुद खुद एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मैंने उस समय ऐसा ध्यान तो दिया नहीं कि शायद से मैं ये करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। कि आपने पहले भी कहा कि जैसा पीयर प्रेशर होता है, सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, उस चक्कर में शायद से बंदा सोचना भी नहीं चाहता इस बारे में। बट बाद में वो चीज़ हार्ड हिट होती है। तो मतलब मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम था, क्योंकि बाद में जब मैंने छोड़ा तो फिर काफ़ी चीज़ें मतलब अब मेरे को फेस करनी पड़ी थी। और मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि फ्रॉम एवरीथिंग टू नथिंग वाली बात हो गई थी। और मतलब कल तक मेरे पास मतलब एक जॉब थी, एक सब कुछ सिक्योर लाइफस्टाइल था, सब कुछ था। और आज जब मैं छोड़ के आया हूँ तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना अपना कॉलेज है ना कुछ है, मेरे को सारे एग्जाम दोबारा से देने पड़ेंगे। तो मतलब कई केसेस में रिस्की हो जाता है, पर इन माय केस आई वाज लकी कि दोबारा मैं एग्जाम क्लियर कर पाया। बट मैं यही कहूँगा कि भाई थोड़ा बहुत ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि जो ये रिकमेंडेशन वाली अपॉर्चुनिटी है ना, ये तो भाई तुम्हारे पास आ जाएगी बाद में भी। बट द थिंग इज कि तुम अभी से अपने आप को इस चीज में इंडल्ज करना चाहते हो, क्योंकि ऑफिसर तो तुम सीडीएस एंट्री के बाद ही बन सकते हो, 1 साल में भी बन सकते हो, 1.5 साल में भी बन सकते हो। पर तुम अभी से अपने 3 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो आर्मी में, या फिर तुम और चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ में, और ऑप्शंस अपने लिए, कि तुम्हारा कल के दिन मान लो मूड बदल जाए कि तुम अब इंजीनियरिंग करना चाहो, या तुम कुछ एमबीए करना चाहो, बीबीए करना चाहो, कुछ भी मतलब जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो। तो उस हिसाब से तुम अपना एक बार ज़रूर थोड़ा बहुत सोचो, ठंडे दिमाग से सोचना। मतलब उस समय वो मत सोचना कि यार मैं अपनी एक जॉब लगी लगाई छोड़ूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबके साथ होगा, पर कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसके साथ ये फेज़ होगा। और वो बंदा फिर लाइफ में थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहेगा ही रहेगा इस चीज़ में। यार अगर एनडीए का AIR 1 एनडीए छोड़ सकता है, तो ये चीज़
तुम्हें भी थोड़ा बहुत समझ आनी चाहिए कि उस बंदे ने भी कुछ रियलाइज़ करा होगा, तभी उसने छोड़ा होगा। तो वो रियलाइज़ेशन अगर तुम थोड़ा बहुत पहले ही कर दो, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि हमारे साथ एक बंदा था TS 54 का, तो उसने पहले ही अपना एक लेटर भेज दिया था, वो जॉइनिंग लेटर आने के बाद, कि मेरे को मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैंने अपना इंटरेस्ट क्लियर रखा है कि मैं आर्मी की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। एस रिकमेंडेशन वाज़ अ टास्क फॉर मी, मुझे रिकमेंडेशन चाहिए था, बिकॉज़ SSB बेटर्स योर पर्सनैलिटी। तो वो हर कोई उसमें, मतलब मैं बोलूँगा कि आना चाहिए। पर या उसके बाद जो आर्मी की लाइफ़स्टाइल, जो बैकग्राउंड एकेडमी लाइफ़ है, वो SSB से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसमें ये ना सोचे कि आप 5 दिन की SSB क्लियर करके आए हैं, तो आप वो 4 साल की ट्रेनिंग भी क्लियर कर देंगे। तो वो थोड़ा-सा अपना माइंडसेट बना के जाना। और अगर जाओगे तो ऐसे माइंडसेट से जाना कि भाई बिल्कुल वॉरियर माइंडसेट से, कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही करना है, 4 साल बाद मैं अपने कंधों पे स्टार्स ही देखना चाहता हूँ। बिल्कुल ईशान, तो बिल्कुल सही बात है। यू शुड बी क्लियर विद योर थॉट्स, लाइक यू शुड नो व्हाट ऑल यू वांट टू अचीव इन लाइफ, एंड यू शुड ऑल्सो एट द बैक एंड नो कि उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या हार्डशिप्स आपको फेस करनी है वो चीज़ अचीव करने के लिए। तो आप अगर उस चीज़ को एम कर रहे हैं लाइफ में, if you are aiming for armed forces, तो you should be ready for all the hardships and challenges that would be coming in your life, not even in the academy but in the other future also. So that was all, or थैंक यू nice सर। talking to you, Ishan. And like most of the people would have learned a lot of things from you, और यस it was सर। really nice talking to, है ना। और आई होप कि बाकी चीज़ों को लेके बाकी लोगों के दिमाग में जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग एकेडमी एंड लाइक जो भी थॉट्स थे, आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कुछ इस वीडियो के रिगार्डिंग। इफ़ यस, देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू ईशान चैनल। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ही इज़ ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस जर्नी, एंड रिसेंटली इसने JEB फोड़ा है फिर से, तो हिज मोस्ट प्रोबेबली वुड बी ज्वाइनिंग सम NIT और IIT, ठीक है। तो बाकी अपने कमेंट सेक्शन में अच्छे फीडबैक देना, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली और क्या क्या चीज़ें और हमें वीडियोस बनानी चाहिए। दैट वाज ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, गुड बाय।